देखिए, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक तो वो है ईसीसी बैंक। और जो आपका एसबीआई बैंक है, ईसीसी बैंक जो है वो रेलवे का बैंक है। मतलब रेलवे, मतलब हम कह सकते हैं कुछ कुछ जगह पर ही है वो, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में कुछ कुछ जगह पर है ईसीसी ईसीसी बैंक। तो उसके थ्रू रेलवे एम्प्लॉय को जो लोन मिलता है, ठीक है, वो 5%, 6%। तो हो सकता है कि हर सोसाइटी, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके की सोसाइटी हो जो उनके एम्प्लॉय को 5 से 6% के आधार पर लोन प्रोवाइड करती हो। लेकिन देखिए, ईसीसी बैंक और एसबीआई बैंक में अंतर क्या है। एसबीआई या कोई भी और भी नेशनलाइज बैंक ले लीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2024 की। आगे आने वाले सालों में क्या परिवर्तन होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। लोन लेने का मुझे जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। जैसे अगर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी की बात करूँ, क्योंकि इसमें अपनी लाइफ का स्टोरी बता देता हूँ। मैं सारा लाइफ जो है वो लोनों से कनेक्टेड है मेरा लाइफ। बहुत सारे लोन लिए हूँ मैं गवर्नमेंट से। तो देखिए, 2011 में मेरा 10th पास हुआ था, ठीक है। अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ जो कि आपको सुनने में अच्छा लगेगा और आपको एक मोटिवेशन टाइप में मिल सकता है कि हाँ यार, लाइफ को किस तरीके से मेंटेन आप कर सकते हैं और चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो सकती हैं लाइफ में। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। 2011 में 10th पास हुआ। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ना तो मुझे एजुकेशन के बारे में आइडिया था, ना ही मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में आइडिया था कि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, एजुकेशन वो क्या होता है। बस मेरा ये टारगेट था 10th क्लास में। मैं सोचता था कि कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट रहे प्राइवेट रहे, जो मुझे 50,000 रुपये दे दे और काम हो मेरा कंप्यूटर पर बैठने का काम हो। चाहे काम कुछ भी करवा ले, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, सिर्फ कंप्यूटर पर बैठने का काम हो। और मेरा टारगेट था 50,000। 50,000 में मैं अपना लाइफ है वो नॉर्मल अपने हिसाब से जी लूँगा। बाकी ज़्यादा कोई टारगेट नहीं था। और मतलब मीडियम टाइप में इस तरीके का टारगेट था। बाकी घूमना फिरना जो भी है वो अपने आप चलता रहता। अभी 2011 में ये डिसाइड हुआ कि अगर 12th क्लास करते हैं मैथ साइंस से, तो मैथ साइंस से 12th क्लास करने का फ़ीस था उस समय 1.5 लाख रुपए, जो कि एक अच्छा एजुकेशन देता है। लेकिन फैमिली का कंडीशन उतना सही नहीं था और 1.5 लाख रुपए फ़ीस 12th क्लास में, मतलब कि 2011 से अभी हो गया 2024। तो वो 1.5 लाख का अगर गांव से लोग कर्जा लेकर के करते, तो अभी 1.5 लाख का मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको। मान लो 2011 से 2024 में किसी इंसान का जॉब लगा, 10th क्लास में मान लीजिए आप, कर्जा लेके अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, 10th क्लास में आपने 2011 में किसी से, अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं आप कर्जा लेकर के, आपने गांव से कर्जा लिया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 2011 में बच्चे का जो एज है, 5 साल का अगर बच्चा बैठा दिया तो 15 साल बच्चे का एज रहेगा। ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 24 साल की उम्र में बच्चा जॉब लग जाएगा, 24-25 साल की उम्र में जॉब लग जाएगा, ठीक है। तो 25 साल मान लेते हैं, मतलब 10 साल का गैप आ गया, ठीक है। अब ये जो 1.5 लाख रुपए लिए हैं आपने, गांव से लिए हैं 2 के ब्याज में, अभी 25 साल में मतलब 10 साल में लगेगा। 3 साल में डबल हो जाता है गांव का पैसा। तो 3 साल में हो गया ये 3 लाख, फिर अगले 3 साल में हो जाएगा ये 6 लाख, और अगले 3 साल में हो जाएगा ये 12 लाख रुपए। तो ये तो हो गया मोटा मोटा कैलकुलेशन 12 लाख रुपए 12th क्लास का, जिसमें सिर्फ स्कूल का फ़ीस इंक्लूड है। अभी रहने खाने का खर्चा और है। रहने खाने का खर्चा भी आप 2 साल का मान लीजिए, 2 लाख रुपए तो मान ही लीजिए कम से कम। 5,000 भी अगर खर्च करेगा, 12 पंजे 60, तो 1,20,000, 1.5 लाख भी मान लीजिए, 1.5 लाख ये मान लीजिए, 3 लाख से कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। तो 3 लाख 10 साल में कितना हो जाएगा, 3 का 6 होगा 3 साल में, 6 का 12 होगा 6 साल में, 3 का 6 3 साल में हुआ, 6 का 12 और 12 का 24। मतलब जब लड़का 24 और नौकरी लगेगा तो उसके माथे पर कितना कर्जा हो जाएगा, 24 लाख रुपए का कर्जा हो जाएगा गांव के हिसाब से, जो कि 24% के हिसाब से चलता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 लाख रुपए। अब ये हो गया 24 लाख रुपए, ठीक है। ये मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी बता रहा हूँ मैं। अभी मान लो 12वीं के बाद में उसने किया बीटेक। बीटेक में मोटा मोटा खर्चा, अगर गवर्नमेंट भी आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो स्कॉलरशिप को आप काट दीजिए, तो मोटा मोटा खर्चा बीटेक का आप लगा लीजिए। कितना बैठता है बीटेक का खर्चा नॉर्मल,
अगर रहने रहने का खर्चा भी आप मान लीजिए सब 5,000 के हिसाब से भी, या ऐसी कोई सिटी में 10,000 मान लीजिए, तो 1,20,000 एक साल का, 4 साल का बीटेक 4 लाख, मतलब 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। और बीटेक होगी आपकी 4 साल में, मतलब 2011 के बाद 2013, और 2013 के बाद में 4 साल में 2017 में बीटेक हो जाएगी। अगर बीटेक होते हुए जॉब लग गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लगा तो बता रहा हूँ मैं। अब ये 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए आपके बीटेक में खर्च हो रहे हैं। अब 4.5 लाख रुपए को 2024 तक आप लीजिए, 2024 तक जॉब लगेगा तो कितना हो रहा है ये 6 साल। 6 साल में 4.5 लाख का क्या होगा, पहले ये 9 लाख बनेगा, फिर 9 का ये 18 लाख बनेगा। तो 18 लाख ये और 24 लाख ये, कितना हो गया, अभी जोड़ लीजिए, आपका हो गया 42 लाख रुपए। मतलब बच्चे पर 42 लाख रुपए का कर्जा हो गया। अब बच्चा पढ़ेगा कैसे, जॉब भी लग जाएगा, कोई भी जॉब लग जाएगा 50-60 हज़ार की, 42 लाख रुपए का 42 हज़ार रुपये मंथली तो बैंक ब्याज लगता है, और बच्चे को मिलेंगे 50 हज़ार, 8 हज़ार में वो खर्चा चलाएगा। मतलब वो जीवन भर कभी भी इस कर्जे से नहीं निकल पाएगा। अभी और स्टोरी सुनिए, क्योंकि ये तो हो गया 2017 तक ही आया है। अभी 17 से 24 के बीच में उस बच्चे को आना है, तो आप बताइए 17 से 24 के बीच में अगर बच्चे को आना है 2017 से 24 के बीच में, तो वो तैयारी भी करेगा, तरह तरह की एग्ज़ाम देगा, उसका रहने खाने का खर्चा। तो ये 6 साल वो रहा भी होगा, रहा 6 साल पढ़ाई किया, क्योंकि 5-5 6-6 साल में कंपटीशन निकलता है लोगों से। अब 6 साल ये तैयारी किया तो 5,000 मोटा मोटा खर्चा मान लीजिए, 6 साल अगर इसने तैयारी किया तो ठीक है। अब 5,000 भी आपने मोटा मोटा खर्चा अगर इसका माना, तो 12 पंजे 60, मतलब 60,000 एक साल का माना, तो 6 साल में कितना हो गया 36, 3,60,000 रुपये। अब 3,60,000 को भी आप इस तरीके से अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लगाएंगे तो ये भी 10-12 लाख रुपए बैठ जाएगा आराम से। तो 45 और 12 कितना हो गया आपका, 45 और 12 हो गया 57 लाख। मतलब जब लड़का 2024 में जॉब लगेगा तो उसके पास में कर्जा हो जाएगा 57 लाख। अब बात आती है गरीब फैमिली के हिसाब से कि अगर लड़के को किसी लड़की से प्यार वगैरह हो गया, अभी उसके माथे पर 57 लाख रुपए का कर्जा है, ठीक है। और अगर उसको किसी से प्यार हो गया, वो लव मैरिज कर लिया, वो भी ऐसी लड़की से जो कि वेल सेटल्ड नहीं है, या जॉब में नहीं है, या उसका इनकम का सोर्स नहीं है, और उसने जोश जोश में आकर के बिना दहेज के भी शादी कर ली, ठीक है। दहेज से भी यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 57 लाख रुपए कर्ज हो गया है, तो 10-12 लाख भी दहेज आ जाएगा तो कुछ होने वाला यहाँ पर नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अभी 57 लाख रुपए का 57,000 रुपये बैंक का ब्याज चल रहा है, और लड़का कमा रहा है 50,000 रुपये। मतलब वो कभी भी गरीबी से ऊपर नहीं आ सकता है। तो एक गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहेगा। इस कैलकुलेशन से अगर गरीब को गरीब बनाए रखना कितना भी कोशिश कर लीजिए, या तो वो आईएएस वगैरह की जॉब निकालेगा, तब जा कर के भी वो बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर आ पाएगा, बाकी नहीं आ पाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन है, मोटा मोटा कैलकुलेशन है, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये रफ़ आइडिया है। अभी आ जाते हैं हम ईसीसी बैंक के बारे में, क्योंकि बात कर रहे थे हम ईसीसी बैंक की। तो देखिए पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को, ये पूरा मिट जाएगा एक साथ, क्लियर ऑल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाते हैं ईसीसी बैंक की बात, क्योंकि अभी मैं अपनी स्टोरी बात कर रहा था लोन वोन की, तो क्या ज़्यादा घुस गया मैं इसमें। देखिए मैं सबसे पहले लोन लिया था, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ मैं, मतलब मेरा 57 लाख रुपए कर्ज नहीं हुआ है। अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। 2011 के बाद में पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक में 6-7 हज़ार रुपये फ़ीस रहती है, ज़्यादा फ़ीस नहीं रहती है, और स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब गरीबी से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से गरीब आदमी है वो मिडिल क्लास से निकल सकता, मिडिल क्लास में आ सकता है, मतलब गरीबी से मिडिल क्लास में आ सकता है। पॉलिटेक्निक के बाद में मैं बीटेक किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया, तो यहाँ पर भी स्कॉलरशिप मिल जाती थी, यहाँ पर भी स्कॉलरशिप मिल जाती थी। तो यहाँ पर रहने खाने का खर्चा, यहाँ पर रहने खाने का खर्चा। और बीटेक के बाद में गेट क्वालिफाई करके एमटेक किया, तो एमटेक में स्टाइपेंड मिल जाता था। अभी पॉलिटेक्निक में तो लोन मिलता नहीं था। बीटेक में लोन लिया 2,10,000 का, जो कि फ़ीस थी, क्योंकि 3 साल की पॉलिटेक्निक के बाद 3 साल की होती है, 70,000 के हिसाब से 2,10,000 का लिया। अभी 2,10,000 का 3 साल बाद में 6 महीने बाद में ईएमआई स्टार्ट हो गया इसका, क्योंकि लोन तो जमा करना ही है 6 महीने बाद। तो अगर जॉब नहीं लगी बीटेक के तुरंत बाद में, तो एमटेक में स्टाइपेंड मिल रहा था 12,500। तो उस 12,500 से यहाँ पर इसका ईएमआई देना स्टार्ट कर दिया। अभी इसका ईएमआई फ्री हुआ, तो फिर यहाँ पर भी एमटेक में लोन लिया था,
2 लाख रुपए का। और फिर यहाँ पर 2020 में नौकरी लग गए, मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल गया 40-50 हज़ार के आसपास का। तो फिर यहाँ से चीज़ें मेंटेन हो गई और नॉर्मल चीज़ें, मतलब लाइफ में चीज़ें हैं वो लगभग लगभग नॉर्मल हो गई है। अभी मैं बताता हूँ लोन का स्टोरी, क्योंकि लोन यहाँ दो लोन तो यहीं हो गया। ये दोनों एजुकेशन लोन है। ये 2 लाख 10, यहाँ पर लिया था 2 लाख 10 हज़ार का, यहाँ पर लिया था 1 लाख 71 हज़ार का। तो 2 लाख 10 हज़ार और 1 लाख 71 हज़ार, ये दो ही लोन लिए। तो मान सकते हैं 3 लाख 81 हज़ार का गवर्नमेंट से यहाँ पर एजुकेशन के लिए लोन लिया। तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है मुझे 7-8% के आसपास पड़ा। ये इनका दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7-8% के आसपास पड़ा, और कुछ कुछ का 10 भी पड़ गया, पर 7-8% ऑन एवरेज मान सकते हैं। और इन पर जो इंटरेस्ट रहता है उस इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है, 40-50 हज़ार रुपये की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो ये चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी बात आती है हमारी किसकी, ये स्टोरी हो गई हमारी ख़त्म। अभी ये तो हो गया एजुकेशन लोन का क्राइटेरिया में बता दिया कि क्या क्या मिलता है एजुकेशन लोन में, क्या किस तरीके से मिलता है। देखिए टेक्निकल कॉलेज के लिए मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो आसानी से मिल जाएगा। बाकी आप अपनी प्रोसेस है वो देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लोन मिलता है। अभी आ जाते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट जॉब के क्राइटेरिया पे। यहाँ पर आती है ईसीसी बैंक और एक आती है एसबीआई बैंक। अभी भाई जिससे पैसा लिया हो तो देना ही देना है। एसबीआई बैंक से क्यों, गाँव का भी कर्जा देना है तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। एसबीआई बैंक से हमने लोन लिया कितने का, सबसे पहले लोन लिया था हमने पर्सनल लोन लिया था। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम था 10.71। सबसे पहले लोन लिया था 8,20,000 रुपये का। ठीक है, ये हमने घर पे दे दिए, मतलब घर पे या अपने खर्च के हिसाब से जो भी है यूटिलाइज कर लिए, 8,20,000 रुपये का। अभी घर वाले खुश हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इनका काम हो गया। अभी दूसरा लोन लिया हमने, क्योंकि किसी और से भी उधार लिए थे, एक गाड़ी हमने ली 2 व्हीलर। तो दोबारा से लोन लिया हमने 1,71,000 का, ये भी पर्सनल लोन था। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11.70%। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये 1,71,000 को बंद करा करके एक और लोन लिया। फिर लोन लिया हमने कितने का, 3,20,000 का। ठीक है, फिर इसको बंद करा करके हमने एक और लोन लिया 5,26,000 का। और फिर ये 5,26,000 बचा था, फिर इन सबको बंद करा करके हमने लोन लिया 10 लाख रुपए का। तो अभी लोन चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन काम चल रहा है, कोई दिक्कत। अभी 10 लाख रुपए का लोन लिया और यहाँ पर अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 12.80%। 12.80 मतलब 10 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये मंथली ब्याज चल रहा है। तो ये है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, मतलब 12% इंटरेस्ट पर, 1 लाख पर 12% की रेट से 1,000 रुपये ब्याज आ जाता है। 6% है तो 500 आ जाएगा, और 24% है गाँव के हिसाब से तो 2,000 आ जाएगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो इसी में हम बात करें दूसरा ईसीसी बैंक की। ईसीसी बैंक में जैसे कि हमने लोन लिया था सबसे पहले 1 लाख रुपए का, क्योंकि बोलते हैं 1 साल के लिए सही रहता है ईसीसी बैंक। अभी 1 लाख रुपए का जब हमने लोन लिया ईसीसी बैंक से, तो भाई ईसीसी बैंक ने क्या किया, 1 लाख में से 8,000 पहले से ही काट लिए, क्योंकि वो काटता है अपना शेयर का वैल्यू। जैसे मैं पेज में डिटेल लिखा हुआ है, इसमें से दिखा देता हूँ, दिखा तो नहीं सकता, मतलब बता देता हूँ। 8,000 रुपये इन लोगों ने काट लिए। तो कितने दिए हमें, 92,000 दिए। 92,000 दिए और इन्होंने ईएमआई बना दी फिर। अब ईएमआई कितने की बनाई वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितना ईसीसी बैंक के हिसाब से सेट होता है। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा ईएमआई का। तो मैं 1-1 लाख की कैलकुलेशन दोनों बैंकों से करूँगा, मतलब एसबीआई बैंक से भी आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा मैं, और नॉर्मल बैंक से भी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। बस मुझे मिल जाए सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप से क्या है, मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये जो ईएमआई था ईसीसी बैंक का वो कितने का था, क्योंकि ईसीसी बैंक से भी मैं 2 बार लोन लिया हूँ। अभी मुझे 2022 में देखते हैं। देखिए
रिडक्शन रिडक्शन ओवर पेमेंट NRMU रेलवेज ओवर पेमेंट पे। ये तो 22 में तो कुछ मिल नहीं रहा, 23 में देखना पड़ेगा क्या। ठीक, 23 में हमारे पास में है प्रोफेशनल NRMU CMTD। इसी बैंक में CMTD करती है। देखिए, एक तो CMTD का तो अलग रोल है, उस पर तो ब्याज मिल ही जाता है आपको, 1300 रुपये 1800 रुपये कुछ ऐसे कटती है, उस पर 8-9% ब्याज मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन लोन के हिसाब से। अभी तो मैं इसको, पेज गिर गया क्या, चलो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ECC से लिया 1 लाख रुपए का लोन। 1 लाख रुपए के लोन की कितनी EMI बनाई, 12 EMI बनाई, 12 महीने के लिए लिया। कितने की बनाई, 6,014 रुपये की EMI बनाई। अब 6,014 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 12 चौको 48, हंस लगी 4, 12 एकम 12 8 4 16, और 12 छिक्की 72, 72 168। तो ये तो 1 लाख का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। हो सकता है लोन कम तो नहीं था। हो सकता है लोन कम हो। 12 छिक्की 72, 6,014 की EMI, 12 EMI थोड़ी होगी है, 18 EMI होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर भी 5-6% के आसपास देख सकते हैं। मतलब 1 लाख का 12 EMI बनाया, 6,014 की EMI बनाया था 1 लाख का। दूसरा हम देख लेते हैं, मेरे पास पेज क्या है, फट गए बरसात की वजह से। दूसरा इसमें लिख रहा है कहीं कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा। जब मैं लोन जमा कराया था 14/3/24 को, मैं जो लोन जमा कराया था फाइनल, मतलब एक बार और लोन लिया था CCC बैंक से। तो देखिए, मैं जमा कराया था 3,42,424, 3,42,424 रुपये मैं जमा कराया था। और जब मैं जमा कराया था मुझे 27,576 का रिबेट मिल गया था। 27,576 का मतलब, जो बोलते हैं कि 6,014 का 12 EMI, तो 12 से मल्टीप्लाई ना करके कुछ रिबेट दे दिया था, 27,000 रुपये का मुझे रिबेट दे दिया था। और इसमें तो और बाकी तो क्या है, पेज क्या है, फटे फटे से हो रखे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या है क्या नहीं है। दिसंबर 10,500, दिसंबर 10,500। इसमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। 25/10/2023, 25/10/2023 को अकाउंट खुलवाया था, ऐसा है। इसमें क्या लिख रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहा है, सब पेज फट गए बरसात की वजह से, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। इससे ही कुछ समझ में आ सकता है। देखिए, ये जो लोन लिया था, ये लिया था हमने नवंबर में 4 लाख रुपए का। अब ये 3,42,000 कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 4 लाख का लोन लिया था हमने। कितने का, 4 लाख का। इससे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। 4 लाख के लोन में जो हमारा इंस्टॉलमेंट जा रहा था, वो जा रहा था 18,500, और 2 साल के लिए लिया था ये। अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 साल के लिए लिया था, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18,500, 20। 24 पिंजे आपका हो गया, 20 पिंजे 100, और 4 पिंजे 120, तो आंसर लगी 12। और 24 और 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 और 18 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32, आंसर लगी 3, 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, और 3 23, आंसर लगी 2, 2 2 4, 432, 432 और 12, 4 4, 444, मतलब 4,44,000 हो रहा है ये। तो 2 साल में आपका 44,000 ब्याज लग रहा है। ठीक है, 2 साल में 44,000।
ये बात हो रही है ईसीसी बैंक की। ईसीसी बैंक से 2 साल में जैसे 4 लाख रुपए लिया, अगर मैं 2 साल तक ईएमआई भरता 18,500 के हिसाब से, तो 4,44,000 देता, तो मतलब 44,000 मेरा ब्याज बैठ रहा है। और अगर यही लोन में एसबीआई से लेता, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है पर्सनल लोन का अभी प्रेजेंट टाइम पे, जब मेरा अभी चल रहा है 12.80, 12% भी मान सकता हूँ मैं, तो देखिए 4,000 रुपये मंथली चलता। ठीक है, 4 लाख का 4,000 रुपये मंथली चलता। अब 4,000 रुपये मंथली चलता, 12 महीने का हो जाता, 12 चौकू 48, तो मतलब मेरा जो बैंक अपना एसबीआई से लेता तो मैं बैठता 96,000 रुपये, और यहाँ बैठ रहा है 44,000, तो 44,000 और यहाँ बैठ रहा है 96,000 रुपये। तो ये डिफरेंस था एसबीआई और ईसीसी बैंक में। ईसीसी बैंक और एसबीआई में ये डिफरेंस था, मतलब 4,44,000 और ये बैठ रहा है मेरा 96,000, तो कितने का डिफरेंस आ गया? लगभग लगभग 44, 94, 50,000 के आसपास का डिफरेंस आ गया 2 साल के अंदर। तो ये डिफरेंस आ गया। तो ये है फाइनल। अभी जैसे मैंने दिया 3,42,000 रुपये, और कितनी ईएमआई यहाँ पर पे कर देती थी, क्योंकि 3,42,000 जब दिया था मैंने तो ईएमआई भी कुछ पे कर दी थी यहाँ पर। और सीएमटीडी पे जो इंटरेस्ट मिला था मुझे, सिर्फ ये सीएमटीडी, मेरा सीएमटीडी का प्रिंसिपल हुआ था, अभी मैं बता देता हूँ सीएमटीडी पे जो पैसा मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। सीएमटीडी पे जैसे मेरा ईसीसी बैंक में जो सीएमटीडी हुआ था, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, हाँ, 24,350 रुपये ये टोटल प्रिंसिपल था। 24,350 रुपये, 24,350 रुपये ये सीएमटीडी का ओरिजिनल पैसा था। इस पे जो इंटरेस्ट मिला था मुझे सिर्फ 462 रुपये इस पे इंटरेस्ट मिला था। कितना मिला था? 462 रुपये। तो मोटा मोटा अगर आप 12% के हिसाब से भी लगा लो, अगर 12% भी इंटरेस्ट मिलता, 12% इंटरेस्ट नहीं मिला, इस पर 8% इंटरेस्ट मिला, जैसे 1 लाख पे लगाता हूँ मैं, 1 लाख पे 12% के हिसाब से एक महीने में 1,000 को हिसाब हुआ, लेकिन ये 462 ही मिला को, तो ज़्यादा इंटरेस्ट तो कुछ खास मिला नहीं इसमें। ठीक है, और एक स्टार्टिंग में जब पेमेंट दिया था तो उसमें शेयर काट लिया था, शेयर अमाउंट काटा था इसमें 8,000 रुपये। जैसे 1 लाख रुपये में से जब लोन दिया था मुझे, तो 1 लाख की जगह मुझे 92,000 ही दिया था, 8,000 रुपये है यहाँ पर काट के दिए थे। तो ये मैंने क्या है आपका मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दिया कि ईसीसी बैंक से लोन है वो किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं है, इसको तो मैं रख देता हूँ, ये लेटर भी रख देता हूँ, क्या पता कुछ काम आ जाएगा बाद में। पढ़ तो गया है वैसे ये पूरा, लेकिन हो सकता है आ जाएगा कुछ काम। अभी बता देता हूँ एसबीआई बैंक का कैलकुलेशन, कि एसबीआई बैंक के कैलकुलेशन में किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। जो आपको इतना अजीब लगता है कि लोन लेना आसान है, लेकिन चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं लाइफ में, तो लोन के चक्कर में ना पड़ना, बस बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हो जाएंगी। अभी आ जाते हैं हम एसबीआई बैंक की। अभी जैसे मैं खोल लेता हूँ इसमें यूनो यूनो यूनो, देखिए अभी प्रेजेंट टाइम पे जो एसबीआई में जो लोन दिख रहा है वो दिख रहा है डिपॉजिट, क्या दिख रहा है, अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है ट्रांजैक्शन में दिखेगा कुछ, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन में कुछ बता ही नहीं रहा। देखिए अभी एसबीआई में जो शो कर रहा है, मैं राउंड ऑफ बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। एसबीआई में प्रेजेंट टाइम पे जैसे हमने टोटल लोन लिया था, वो लिया था 9,90,000 के आसपास का, 9,36,000 अभी दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 9,36,868।
ये मुझे लोन दिख रहा है SBI बैंक में। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका दिख रहा है 12.80, 12.80%। इसका EMI जो राउंड ऑफ दे रखा है इन लोगों ने, EMI दे रखा है 19,770। और इसका EMI कितना बचा हुआ है, जैसे 72 EMI हमने लिया था, अगर इसको 9,90,000 को हम 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,90,000 का कितना देना पड़ता है वो हम देख लेते हैं पहले। 9,19,770 है, ये फिक्स ही रहेगा 19,770। तो इसको अगर हम 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 और 1 15, असल लगी 1, 19 एक 39। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 7 से 0, 7 तो 49, हासिल लगी 4, 7 तो 49 और 4 53, हासिल लगी 5, 7 5 12। ठीक है, तो ये बैठेगा 0 4, 9 और 5 14, हासिल लगी 1, 9 और 3 12, 12 और 1 13, हासिल लगी 1, 5 और 1 6, मतलब 16 लाख कुछ बैठेगा, 3,440। तो जो आपने 9 लाख लिया था उसका आपको 9,90,000 लिया था, उसका आपको देना पड़ेगा 16,34,440। मतलब आपका 7 लाख रुपए है वो 5 साल के अंदर, क्योंकि 12 पंजे 60, 60 EMI नहीं, 12 6 की 72, 6 साल के लिए दिया है इन लोगों ने। तो 6 साल के लिए कितना बैठ गया, 12 6 की 72, मतलब 6 साल में आपका मोटा मोटा करके, क्योंकि 9 लाख 10 लाख पे 1 लाख ब्याज बैठ रहा है 1 साल में, तो 6 साल में कितना, 6 लाख बैठ जाएगा सीधा सीधा मोटा मोटा। तो सीधी सी बात है, 1 लाख पर 1 लाख, 1 लाख मतलब 10 लाख पर 1 लाख बैठ रहा है ब्याज, क्योंकि 1 लाख पर 1,000 बैठ रहा है, तो 10 लाख पर 10,000 ही बैठना चाहिए, पर पता नहीं क्यों ये कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ रहा है। तो 6 साल में ये 16 लाख हो गया है, मतलब 10 लाख पे 1 लाख बैठ रहा है 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 16 लाख हो गया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अभी जैसे अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से बात करूँ मैं, 12.80% चल रहा है, 19,770 है, 68 EMI बचा हुआ है। तो 19,770 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 68 से, 68 मतलब 4 5 साल का बचा हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा 0, 8 7 56, असल लगी 5, 8 7 56 और 5 61, असल लगी 6, 9 8 72, 72 6 78, हासिल लगी 7 और 15। ठीक है, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 7 6 की 42, हासिल लगी 4, 7 6 की 42 और 4 46, हासिल लगी 4, 6 4 10। तो ये हो जाएगा 0 6 1 8 और 10 की 0, हासिल लगी 1, 6 5 11 और 1 12, हासिल लगी 1 2 1, मतलब 12,20,160 और देना है, 12,20,160 अभी देना है। अगर यही लोन अगर मान लेते हैं आप ले लेते गांव से 24% के हिसाब से, तो देखिए 24% के हिसाब से 6 साल में पहले तो ये होता 10 लाख का 20 लाख, 3 साल में फिर 20 लाख का होता 40 लाख। तो अब आप डिफरेंस देख लीजिए कि जो 10 लाख का आप 16 लाख दे रहे हैं, वो अगर गांव के चंगुल में आप फंस गए हैं, गांव के इंटरेस्ट के चक्कर में आप फंस गए हैं, तो 16 लाख का सीधा पहुंच जाएगा 40 लाख। और 40 लाख आपसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग चुकने वाला नहीं है, और आप ख़त्म है, फिर मामला आपका पूरा ख़त्म है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सोच समझ के, गांव से जो इंटरेस्ट ले रहे हैं बहुत सोच समझ के। आप जो लेते हैं कि 1.5 के ब्याज में ले लिया, आपको लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 के ब्याज में ले लिया आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है वो आपको इस तरीके से चंगुल में फंसाएगा कि आप ज़िंदगी भर उससे निकल नहीं पाएंगे। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे कुछ लग जाए, आप उस जंगल से नहीं निकल पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको देखनी है, समझनी है कि आपको कब कैसे डिसीजन लेने हैं लाइफ में। बाकी आपको कैलकुलेशन मैंने समझाई दी है, अभी मैं एक और कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको। पर्सनल लोन की कैलकुलेशन समझा दी मैंने आपको, मैं किसकी समझा दिया हूँ आपको,
पर्सनल लोन की समझा दिया हूँ, एसबीआई लोन की समझा दिया हूँ, एसबीआई की में आपको पर्सनल और एजुकेशन लोन की समझा दिया हूँ, और ईसीसी बैंक का आपको कैलकुलेशन समझा दिया हूँ। अभी मैं बस समझा देता हूँ होम लोन की कैलकुलेशन। देखिए, होम लोन का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ रहा है। मेरे पास में जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है वो मुझे को लॉगिन करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। ये तो निकल ही नहीं रहा। 62, देखिए होम लोन जो मैं लिया हूँ वो लिया हूँ 18,30,000 का। अब इन लोगों ने एक्चुअल कितना दिया है वो भी हम देखेंगे। होम लोन मिलता कैसे है वो भी हम देखेंगे। मिलता है तो क्या है, वो तो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, तो होम लोन तो होम पर ही मिलता है, लेकिन जो आपको दिखता है वो होता नहीं है एक्चुअल में। वो थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। अभी मेरे पास ओटीपी नहीं है इसका, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैसेंजर मैसेंजर जी की मैं आ ही नहीं रहा मैसेज। आ जाएगा तो हम लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जा मैसेज, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। 63670062 नहीं आया मैसेज। रीसेंट वेरिफिकेशन कोड। वैसे मैं लोन जो लिया हूँ वो अब्बास फाइनेंस से लिया हूँ। अब्बास फाइनेंस आपका उसमें भी है, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आप देखेंगे तो शेयर मार्केट में लिस्टेड है कंपनी अब्बास फाइनेंस, जयपुर की कंपनी है ये। तो बाकी एसबीआई वगैरह भी देने में नाटक कर रही थी क्योंकि इतने सारे लोन चल रहे थे, तो इसलिए फाइनेंस से मुझे लेना पड़ा। अभी देखिए ये तो हो नहीं रहा डाउनलोड, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ऑफिस का नंबर किधर आ गया, क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पड़ा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि होम लोन आपको किस तरीके से ही मार देता है। मारता क्या मतलब, समझ जाओगे आप। देखिए 18,30,000 रुपये का लोन लिया हूँ मैं, और इसका ईएमआई जो जाता है मेरा, इसमें ईएमआई कहीं लिखा हुआ है क्या, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.20%। होम लोन का 10.20%। और इसमें ईएमआई भी मेरे हिसाब से लिखा रहेगा। किधर है ईएमआई, ईएमआई नहीं लिखा क्या इसमें यार। कैलकुलेटर कैलकुलेटर, एक मिनट बता देता हूँ मैं। ये 5% बचा है, ये भी ख़त्म होने वाला है। इंटरेस्ट 15,676, 15,676। देखिए इस लोन का ईएमआई है 16,565, 16,565। अभी इसने क्या किया है, इसको 30 साल के लिए दिया है, मतलब 360 ईएमआई देना पड़ेगा। तो इसको तो रहने दीजिए, 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर इसका मोबाइल का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये डिस्चार्ज हो गया है। तो देखिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 16,565 इंटू 300, ये बैठ रहा है 49,69,500। मतलब जो आपने 18 लाख रुपए का लिया था, 18,30,000 का, वो पड़ रहा है सीधा 50 लाख रुपए का। तो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं आप 30 साल में, 22 लाख रुपए इंटरेस्ट आप देख रहे हैं। कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 22 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं। और मोटा मोटा आप मान लीजिए कि ये फ्लैट है वो 5 गुना भी बढ़ गया 30 साल में। ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, 5 गुना भी बढ़ गया। तो मतलब 20 लाख का 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 करोड़ का आपका फ्लैट हो जाएगा उस टाइम पे।
ठीक है, अभी फ्लैट का कैलकुलेशन भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आपने जो 20 लाख का लिया है वो आपका फ्लैट हो जाएगा 1 करोड़ का अगले 30 साल में। 1 करोड़ का फ्लैट हो गया, ठीक है। यानी 30 साल बाद लेते हैं आप 1 करोड़ का हो जाता। लेकिन आप 30 साल रूम लेकर के रहते हैं, मान लो यहाँ पर रेंट है 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 के हिसाब से 1,20,000 मतलब 30 लाख आप किस में देने वाले थे? रूम रेंट में देने वाले थे। 30 लाख आप रूम रेंट में देने वाले थे और आपका ब्याज लगा है कितना? 40 लाख रुपए। बाकी तो एक्चुअल अमाउंट ही है। तो मोटा मोटा अगर 30 साल एक जगह पर रह रहे हैं तो आपके लिए ये सही है, सही डिसीजन है। मतलब ज़्यादा नुकसान वाला भी नहीं है और ज़्यादा फ़ायदे वाला भी नहीं है, और एक आप अपने खुद के घर में रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की, अभी प्रेजेंट टाइम पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है इसमें, देखिए ईएमआई जो जा रहा है, इंटरेस्ट कंपोनेंट जा रहा है, वो जा रहा है यहाँ पर 1,85,782 एक साल में। 1,85,782 ये तो जा रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है ओनली 12,996। मतलब एक्चुअल 18,30,000 में से 12,996 ही उतर रहा है। बाकी 1,85,782 तो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट जा रहा है। अब इंटरेस्ट जो जा रहा है आपका, वो टोटल अमाउंट जो एक साल में आप टोटल अमाउंट दे रहे हैं लोन वाले को, वो दे रहे हैं 1,00,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 1,98,780। तो एक साल में आप इतना ही दे रहे हैं और बाकी बढ़ भी रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि ये होम लोन आपने लिया है, इसमें 2,00,000 का इंटरेस्ट का रिबेट मिल जाता है। और नई नई पेंशन हो या ओल्ड पेंशन हो, तो 2,00,000 का इंटरेस्ट का रिबेट मिल जाता है। तो 2,00,000 पे जो टैक्स है, वो टैक्स रिबेट के हिसाब से आप 2,00,000 पे 15% के स्लैब में भी आते हैं, आप 30% के स्लैब में आते हैं। तो 2,00,000 पे 30% के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 आपका इंटरेस्ट बच जाएगा हर साल। तो 60,000 2,00,000 पर इंटरेस्ट बच जाएगा हर साल। तो आप लगा ली 30 साल का 60,000 के हिसाब से 30 लाख तो आपका ये बच गया जो आप रेंट दे रहे थे। और 60,000 के हिसाब से लगा लीजिए 18 लाख आपका ये बच जाएगा, मतलब 48 लाख। आप ब्याज दे रहे थे 40 लाख, तो फिर भी आपका 8 लाख का है फ़ायदा होने वाला है। मतलब एक जगह पर आप रह रहे हैं। तो बाकी आप अपने शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी खुद का घर है, वो आपको खुद का फीलिंग देता है। लेकिन अगर आपने फ्लैट ले लिया ज़्यादा महंगा, बहुत महंगा ले लिया, मतलब 70-80 लाख रुपए का फ्लैट ले लिया है, तो फिर चीज़ें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। बाकी 20-25 लाख या आपका 50,000 पेमेंट है तो आप 20 लाख तक का फ्लैट ले सकते हैं। आपका 1.5 लाख पेमेंट है तो आप 60 लाख 70 लाख तक का फ्लैट ले सकते हैं। वो आपकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको सही लगे। तो फ्लैट का कैलकुलेशन भी बता दिया, मतलब होम लोन का कैलकुलेशन भी बता दिया हूँ मैं, एसबीआई लोन का कैलकुलेशन बता दिया हूँ, पर्सनल लोन और आपका जो ईसीसी बैंक का लोन का कैलकुलेशन बता दिया हूँ। तो आपको सोच समझ के लोन वगैरह है या कर्जा वगैरह जो है वो सोच समझ के लेना है। बाकी चीज़ें हैं वो आप देखते रहिए। कुछ अगर कमेंट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की रियल लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी अगर कुछ रहेगी ये, क्योंकि ये तो मेरी लाइफ की खुद की केस स्टडी है रियल लाइफ की, तो ऐसी कुछ केस स्टडी रहेगी, कुछ रियल लाइफ की सिचुएशंस रहेंगी, तो वो हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।